प्यारे विद्यार्थियों, मैं सवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बिरूट, आपका इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ये लेक्चर हम एमए सेकेंड ईयर पेपर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से कवर कर रहे हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है, 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली। लगभग 200 वर्षों तक भारतवर्ष में मुगलों का आधिपत्य रहा। हुमायूं के बाद साम्राज्य में भयंकर संकट आया, जिससे उसे राजगद्दी छोड़कर ईरान की तरफ भागना पड़ा। शासन पर शेरशाह का अधिकार हो गया था। शेरशाह की मृत्यु के बाद हुमायूं ने तुरंत अधिकार कर लिया था और 1556 में अकबर की ताजपोशी होती है। अकबर के समय मुगल साम्राज्य का चरम विकास हुआ। उसने हिंदू और मुसलमानों के मध्य सहयोग की भावना पैदा की। जहांगीर और शाहजहां के काल में धार्मिक तथा राजनीतिक परिवर्तन हुए, और जिससे राजपूत और सिख रुष्ट हो गए। औरंगजेब की नीतियों ने मुगल साम्राज्य के पतन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। तो बच्चों, आज अभी इन लेक्चर में पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। तो बच्चों, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण में हम देखेंगे प्रशासनिक तथा राजनीतिक कारण, उत्तराधिकारी के नियम का अभाव, कमजोर उत्तराधिकारी, अमीरों की दलबंदी, शांति तथा सुरक्षा का अभाव और विदेशी आक्रमण। किस प्रकार से इन उपर्युक्त फैक्टरों ने इस कार्य के ऊपर बल दिया कि जिससे मुगलों का पतन हो गया। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उसके अयोग्य उत्तराधिकारी आए, उससे साम्राज्य का पतन बहुत तेज गति से हुआ, और जिसका परिणाम क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और भारत में ब्रिटिश कंपनी की हुकूमत हो गई। और जिसके कालांतर में 1857 की क्रांति होती है। तब के मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, को कैद करके रंगून जेल में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम 200 वर्ष के इतिहास में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को बढ़ाया। तो बच्चों, मुगल साम्राज्य के पतन के प्रशासनिक तथा राजनीतिक कारण हम जानेंगे। तो इसमें फर्स्ट है उत्तराधिकारी संबंधी सुनिश्चित नियमों का अभाव। उत्तराधिकारी संबंधी सुनिश्चितों के नियमों के अभाव के कारण सम्राट की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी सिंहासन के लिए संघर्ष करने लगते थे। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। यह परंपरा आगे भी जारी रही, और औरंगजेब के समय में राजकुमार मुअज्जम तथा अकबर ने बहादुर शाह के समय आजम और कामबख्श ने विद्रोह किया। इस प्रकार के उत्तराधिकारी के संघर्ष तब तक चलते रहे, तब तक मुगल साम्राज्य का नामो निशान न मिट गया। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी अयोग्य थे, वे नामात्र के सम्राट थे। औरंगजेब के बाद उसका बेटा मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम के नाम से आगरा की गद्दी पर बैठा। उसमें शासन क्षमता की कमी थी। वह हिंदू व राजपूतों के प्रति उदार था, परंतु वास्तव में वह उनसे बदला लेने की साजिश करता रहता था। उसके बाद उसका पुत्र जहांदार शाह भी कमज़ोर शासक हुआ, और परिणाम स्वरूप वह अपने भाई फरुखसियर की हत्या करके स्वयं शासक बन गया। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो इनके अयोग्य उत्तराधिकारी के बीच में सत्ता के प्रति जो लड़ाई चल रही है, उसका फ़ायदा उनके जो मुगल सरदार उठाते हैं, और इससे क्या होता है, उनमें दो परस्पर गुट बनकर उभरते हैं। सम्राट की दुर्बलताओं का लाभ उठाकर मुगल सरदार अनेक गुटों में बटे हुए थे। ईरानी, नूरानी, अफ़गानी और हिंदुस्तान सरदारों के अलग अलग गुट थे। वे पारस्परिक भेदभाव की भावना से ग्रसित थे तथा एक दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य करते थे। उनका एक ही ध्येय था, ताकि दूसरे को आगे बढ़ने से रोका जाए। इसी गुटबंदी के कारण खींचातानों से मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया था। उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो यहाँ का शासक होता था, वो निरंकुश शासक होता था। उसके ऊपर अपने मंत्रिपरिषद का कोई ज़्यादा दबाव नहीं था। वो खुद ही अपनी मंत्रिपरिषद अपने नियम कानून बनाता था। जैसे हमने पढ़ा, औरंगजेब ने इस्लामिक कानून के द्वारा अपने शासन को चलाए रखने का फैसला लिया, उससे उसको काफ़ी नुकसान हुआ।
उन्हें न तो मंत्रिमंडल के पराक्रम से काम किया, न ही जनताओं की इच्छा पूरी करी। यह केवल एक वार स्टेट था। सम्राट साम्राज्य की आय का एक बड़ा भाग सेना में ही खर्च कर देते थे। इससे जन कल्याणकारियों की अपेक्षा हुई। सत्ता और शक्ति पर आधारित कब तक राज्य चलता? सेना शक्ति के कमजोर पड़ते ही मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो बच्चों इसके ऊपर इतिहासकारों का एक मान्यता है कि जो मुगल साम्राज्य वो एक वार स्टेट था, यानी युद्ध आधारित राज्य था, कि जब तक सेना में युद्ध करने की क्षमता रही जब तक सेना में युद्ध करने की क्षमता रही उनका शासन चलता रहा है। लेकिन जैसे ही शक्तिशाली शासक यानी औरंगजेब 1707 की मृत्यु होने के बाद ये महल जो मुगल साम्राज्य का था वो डंवाडोल हो चुका। और इसके बाद हैं हम देखेंगे जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, उसके जो सूबेदार थे प्रांतीय दूर सुदूर क्षेत्रों में सूबेदार, उनके अंदर अपना स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने की इच्छा थी और वे अवसर पाकर सूबेदार स्वतंत्र हो गए। शुरुआत में वे मुगल बादशाह को कर देते रहे, लेकिन कालांतर में उन्होंने अपना कर देना समाप्त कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ बच्चों? इसका परिणाम ये परिणाम हुआ तो बाद में क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें मुख्यतः अवध, बंगाल, मैसूर, जाट, राजपूत, सिख आदि, रुदेलखंड आदि राज्य उभर कर आए। तो बच्चों ये थे इनके प्रशासनिक और राजनीतिक कारण। अब हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के आर्थिक कारण। जैसा कि आपको बताया बेटा, इसमें कृषि की अवनति हुई, यानी भूमि उत्पादक योग्य भूमि की कमी हो गई। कृषि की उन्नति की सारी मुगल साम्राज्य बिल्कुल ध्यान नहीं गया। कृषि आय का मुख्य स्रोत था, फिर भी अपेक्षित रहा। कृषि की अवनति से किसान भी गरीब बने रहे तथा बढ़ती गरीबी से निराश होकर किसानों ने समय समय पर विद्रोह किए। जो कई इतिहासकार किसान विद्रोह को ही मुगलों के पतन का मुख्य कारण मानते हैं। इस समय कौन सी विद्रोह, जैसे सतनामी विद्रोह, जाट विद्रोह, सिखों के विद्रोह ने भी किसानों को नुकसान पहुंचाया। वे डाकू और लुटेरे भी उनको नुकसान पहुंचाते थे। कहीं ना कहीं किसानों तथा जमींदारों ने भी डाकू और लुटेरों के जत्थे बना लिए थे। इस प्रकार से हम देखते हैं जो मुगलों में जो कानून व्यवस्था समाप्त हो गई, जिसका क्या परिणाम हुआ बेटा? इसका परिणाम हुआ मुगल साम्राज्य का पतन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है राजकोष का रिक्त होना। मुगल काल के सभी शासकों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दीर्घकालीन खर्चीले युद्ध किए। परिणाम स्वरूप राजकोष रिक्त हो गया। और बेटे जो सालम के समय जो लाल किले के अंदर जो दीवारों पे जो चांदी लगी हुई थी उसको भी उतार कर उन्होंने बेचना पड़ गया अपने खर्चे चलाने के लिए। औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्षों में सैनिकों का वेतन देने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। थर्ड पॉइंट है जनता की उपेक्षा। मुगल सम्राट निरंतर साम्राज्यवादी विस्तार में लगे रहे। लोगों की आवश्यकताओं पर उन्होंने कभी ध्यान या विचार नहीं दिया। जन कल्याण कार्यों की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। औरंगजेब ने अपने 50 वर्षों के कार्यकाल में न तो यातायात और शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। औरंगजेब ने कृषि की विकास हेतु कोई उल्लेखनीय प्रयास नहीं किए। केवल युद्धों के नाम पर ही किसानों से भू राजस्व वसूला। जागीरदारों की जागीरदारी भी बदलने जाने लगी। इससे क्या हुआ? एक अनार 100 बीमार वाली कहावत जारी हुई, क्योंकि जो कृषि योग्य भूमि कम थी लेकिन उसकी मांग करने वाले ज़्यादा थे। इसका परिणाम क्या हुआ? जो जागीरदारी व्यवस्था का जो ढांचा था वो बिल्कुल टूट गया। और अब हम लास्ट देखेंगे औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा के मुसलमान राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिलाकर बहुत गलती की, क्योंकि इसका परिणाम क्या हुआ? इससे मराठे सीधे मुगल साम्राज्य में घुसकर लूटपाट करते और वापिस अपने क्षेत्र में चले जाते। और औरंगजेब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? औरंगजेब दक्षिण में एक लंबे युद्ध में जा फंसा। उसने अपने काफ़ी हिस्सा ज़िंदगी के आखिरी सालों काफ़ी समय मराठों के विरुद्ध संघर्ष में लगाया और उसको उसकी सफलता नहीं मिली। और इस प्रकार से जो उसकी केंद्र में दिल्ली में जो सत्ता थी वहाँ पे कमियां आने लगी। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में पतन की शुरुआत हो गई।
तो भाई अब हम देखेंगे कि औरंगजेब इसके लिए कहाँ तक जिम्मेदार था। तो भाई है, सबसे पहले हम देखेंगे औरंगजेब की शासन नीति कि किस प्रकार से औरंगजेब से पहले अकबर ने अपनी जो शासन नीति थी, यानी अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए ताकि उसको राजपूताना को जीतने में मदद मिल सके। लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया, उसने बल्कि राजपूतों के विरोधी युद्ध छेड़ दिए। यदि हम जोधपुर राज्य के का एग्जाम्पल लेके देखें तो उसने दूसरे राजा को वहाँ का शासक घोषित कर दिया। इसके अलावा हम देखेंगे कि औरंगजेब की दक्षिण नीति, क्योंकि किस प्रकार से उसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में काफ़ी धन वहाँ पे लगाया। इसका परिणाम वो हुआ, जो बाकी क्षेत्र था उसकी तरफ वो ध्यान नहीं दे पाया। औरंगजेब ने मराठों को समझने में बहुत भूल कर दी, क्योंकि उसने शिवाजी को अपमानित किया और संभाजी की हत्या उसकी राजनीतिक भूल थी। इस गलती के कारण औरंगजेब को लंबे समय तक दक्षिण में रहना पड़ा और युद्ध में व्यस्त रहा। इसी तरह गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के पुत्र की हत्या करके उसने सिखों को हमेशा के लिए सदा अपना दुश्मन बना लिया। मारवाड़ और मेवाड़ के पीछे भी अपने उतनी शक्ति का बिना फायदे प्रयोग किया। राजपूतों की विश्वसनीयता को उसने साम्राज्य को बढ़ाने में प्रयोग नहीं किया। इसका परिणाम क्या हुआ, मराठे राजपूत सिख तीनों इसके विरुद्ध खड़े हो गए। दूसरा और बेटा जो लास्ट पॉइंट है, मुगल साम्राज्य का विस्तृत होना, क्योंकि औरंगजेब ने काफ़ी विस्तृत साम्राज्य का अपने ऊपर अधिकार कर लिया था, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो उस एक इतने विशाल साम्राज्य को एकमात्र शासक द्वारा संभालना काफ़ी मुश्किल कार्य था, वो भी जब वो अपने जीवन के 20 साल अंतिम दक्षिण में फंसा रहा। तो बेटे अब तक जैसे हमने पढ़ा कि औरंगजेब इसके लिए कहाँ तक जिम्मेदार था। एक थी औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब की धार्मिक नीतियाँ अनुदार थी। गैर मुस्लिम जो जनता उससे असंतुष्ट थी। उसने मंदिरों को तोड़कर मूर्तियों को अपवित्र करके हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई तथा जजिया जैसे कर फिर लगा दिए। अकबर ने जजिया को हटा दिया था, लेकिन उसके बाद औरंगजेब ने उसको फिर से लागू कर दिया। जजिया क्या था, जजिया गैर मुसलमानों से वसूलने वाला कर। और इसके अलावा उसने काशी बनारस की तीर्थ यात्रा पर लगाए जाने वाले कर जो अकबर ने हटाए थे उनको दोबारा वहाँ पे लगा दिया। हिंदुओं को भी उसने उच्च पदों से वंचित कर अपमानित किया। राजपूतों से शत्रुता की। वह योग्य हिंदू वह राजपूतों की कार्यकुशलता का उपयोग नहीं कर सका। मुसलमानों भी शिया और सुन्नी उनसे नाराज थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि धार्मिक नीति थी, उसने केवल इस्लाम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और उसमें काफ़ी हद तक वो असफल रहा। अब इसके ऊपर जो बेटा अभी तक हमने पढ़े मुगलों के पतन के कारण, उसके ऊपर इतिहासकारों के हम मत जान देखते हैं। यदुनाथ सरकार ने कहा है कि मुगलों का पतन राजनीतिक एवं सैनिक दुर्बलता था, क्योंकि किस प्रकार से राजनीतिक यानी कि योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिले उनको, दरबार में गुट बन गए, आपसी फूट के कारण, आपसी खींचातान के कारण, दूसरे को नीचा दिखाने के कारण उनमें एकता नहीं हो पाई। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनकी से मुगल सेना ने कोई विस्तृत लगातार कोई युद्ध नहीं किया, वो इकट्ठे बैठ के और वो अपने वो भोग विलास में लीन हो गए। SR शर्मा कहते हैं कि आर्थिक संकट आ गया कि क्योंकि उस समय चांदी की कीमतें भी बढ़ गई थी और जो इनका युद्धों में जो काफ़ी व्यय हो रहा था, लेकिन उसके साथ हम देखें तो आय कम हो रही थी। टैक्स की दरें थी लेकिन लोग टैक्स चुका नहीं पा रहे थे, इसलिए उनकी आर्थिक ढांचा बिगड़ गया। लिवरपूल मनसबदारी व्यवस्था को इसका जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि मनसबदारी में दो तत्व होते थे, जात और सवार। जात यानी सवार, सवार यानी उस व्यक्ति के पास कितने घुड़सवार, जात यानी उसका रैंक होता था। जैसे 5,000 का रैंक है तो उसके 5,000 का हो गया, यानी उसके पास 5,000 घुड़सवार हो गए, उसको उसका वेतन मिलता था। लेकिन इसके अंदर औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भी सिंह अस्पा, दो अस्पा यानी दो व्यक्तियों के पास एक घोड़ा है, इसको हम दो अस्पा कहते हैं। सिंह अस्पा सबसे आदर्श व्यवस्था होती है जिसमें दो घोड़े होते हैं और एक घुड़सवार होते हैं, यानी एक घुड़सवार यदि
युद्ध के दौरान यदि थक जाए तो दूसरा घोड़ा चेंज कर सके। लेकिन द्वासपा में क्या होता है, सिंहासपा में क्या होता है, दो व्यक्ति, दो घुड़सवार लेकिन घोड़ा एक, तो उसका कैसे प्रयोग, इसका सीधा प्रभाव यहाँ पड़ा। और भाई शीश चंद्र जागीरदारी व्यवस्थाओं को इसका मुख्य कारण मानते हैं, क्योंकि बेटे जो जमा और हासिल का अनुपात था वो काफ़ी हो गया था। तो इसका सीधा परिणाम क्या हुआ, जो इनको जो टैक्स वसूलने में जो दिक्कतें आ रही थी उसका सीधा प्रभाव हुआ इनके राज्यों में कमी, और उन्होंने एक आर्थिक संकट को वहाँ पे पैदा किया, क्योंकि जो जमींदार थे, किसान थे, वो भी सब इनसे काफ़ी प्रभावित नहीं थे। और इसका प्रभाव पड़ा कि उनकी जागीरदारी व्यवस्था को सतीश चंद्र अपना इसका मुख्य कारण मानते हैं। और इरफान हबीब ने भी कृषि संकट को इसका मुख्य कारण माना। उन्होंने अपनी पुस्तक एग्रेरियन सिस्टम इन मुगल इंडिया में इस पे काफ़ी विस्तृत चर्चा की है कि किस प्रकार से कृषि योग्य भूमि में काफ़ी कमी आई, भूमि की उत्पादकता में कमी आई, और कृषि योग्य भूमि की काफ़ी मांग थी, लेकिन उसको चाहने वाले काफ़ी थे, और उसको काफ़ी भूमि जागीरदारों में बांट दी गई। और उसका परिणाम क्या हुआ, जो शासक के लिए जो राज्य हुआ था उसमें कमी आई। तो इस प्रकार से इतिहासकार इतिहासकार मुगलों के पतन के बारे में एक मत नहीं है, अलग अलग इतिहासकारों की अपने मत अनुसार अलग अलग राय है। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इस मैप में हमने देखा है कि 1605 यानी अकबर की मृत्यु से लेकर 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु तक के बीच में, जो इसमें पिंक कलर आप देख रहे हैं बच्चों, जिसमें गजनी, काबुल, अफ़गानिस्तान, पेशावर, कश्मीर, गंधार, और यहाँ हम देखेंगे लाहौर, पानीपत, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा, लखनऊ, पटना, प्लासी, कलकत्ता, बंगाल तक की है ये सीमा, जो जहाँ पे हम अपने मैप में पिंक कलर देख रहे हैं, यहाँ तक अकबर का साम्राज्य था। लेकिन उसके बाद जो ग्रे कलर है उसके अंदर हम देखते हैं मुगल अम्पायर टू 1707, यानी कि जो ग्रे कलर है उसके अंदर यानी जो दक्कन का कुछ क्षेत्र है, हैदराबाद है, बीजापुर, गोवा, कालीकट और मैसूर, मद्रास वाले हिस्से पर औरंगजेब ने अधिकार कर लिया। तो उसने अपने जीवन के अंतिम 20 वर्ष यहीं लगाए थे, और इसी को हम क्या कहते हैं, औरंगजेब का दक्षिण भारत का अभियान। तो इसने इस साम्राज्य को, विस्तृत साम्राज्य को पूरे भारत में बचा लिया था। बस थोड़ा जो केरल और थोड़ा तमिलनाडु का यदि हम वर्तमान क्षेत्र में देखें तो दक्षिण भारत में केरल और थोड़ा तमिलनाडु का क्षेत्र बचा हुआ था, और उसने पूरा अधिकार, पूरा एक अधिकार कर लिया था। और ये काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है जो हमने अपने मैप में देखा कि किस प्रकार से भारत की उस समय मुगल साम्राज्य की सीमाएं अफ़गानिस्तान, काबुल, गंधार तक मिल रही थी। ये आज के दौर में हम देखें तो इससे एक तो अफ़गानिस्तान देश बन गया, एक पाकिस्तान बन गया, और ये ऊपर तक हम देखेंगे तो बेटा ये जो ये नेपाल अलग बन गया है, नेपाल का कुछ हिस्सा था उस समय, भूटान का भी कुछ हिस्सा था, और बांग्लादेश, यानी उस समय के मुगल साम्राज्य से भारत से बाहर अभी कम से कम 3 देश बन गए। तो इस प्रकार से हमने पॉलिटिकल मैप में जब हम देखते हैं तो काफ़ी एक विस्तृत, काफ़ी विशाल साम्राज्य था मुगल साम्राज्य। तो ये भी, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके जो उत्तराधिकारी आई वो इस साम्राज्य को क्या नहीं पाए, संभाल नहीं सके। इसका परिणाम क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। और जैसे 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, उस समय मुगल बादशाह होता है शाह आलम, वो अपना उसमें वो हार जाता है, अंग्रेज़ों के साथ संधि करता है, और अंग्रेज़ों की पेंशन उपभोक्ता बन के रह जाता है, यानी नामात्र का शासक था। और 1857 में बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह होता है, उसको वो क्रांति में हार जाने के बाद कैद करके रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से मुगल साम्राज्य 1526 ईस्वी में जिसकी स्थापना बाबर ने की थी, 1707 तक आते आते कमज़ोर हो गया था। लेकिन औरंगजेब ने अपनी सैन्य क्षमता के आधार पर उसको यहाँ तक 1707 तक बनाए रखा। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका ये महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया, और मुगल साम्राज्य अपने पतन की तरफ चल पड़ा। तो ये हम देखते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट। इसके अंदर है बहादुर शाह प्रथम, इसका कार्यकाल है 1707 से 1712 ईस्वी। फिर है जादार शाह, इसका कार्यकाल है 1712 से 1713 ईस्वी। उसके बाद है फर्रुखसियर, इसका कार्यकाल है 1713 से 1719। उसके बाद है रफ़ी उद दरजात, इसका टाइम पीरियड है 28 फरवरी से 4 जून 1719। रफ़ी दौला
6 जून से 17 सितंबर 1719 तक। उसके बाद है मोहम्मद शाह यानी 1719 से 1748 तक। फिर है अहमद शाह यानी 1748 से 1754 ईस्वी तक। उसके बाद है आलमगीर द्वितीय यानी 1754 से 1759 ईस्वी तक। उसके बाद है शाह आलम द्वितीय यानी 1759 से 1806 ईस्वी तक। उसके बाद है अकबर शाह द्वितीय यानी 1806 से 1837 ईस्वी तक। उसके बाद है बहादुर शाह प्रथम यानी 1837 से 1857 ईस्वी तक। तो बच्चों कुल मिलाकर हम देखते हैं उत्तर मुगल कालीन सम्राट में जिनका यदि हम शासनकाल देखें तो बहुत शुरुआत में बहादुर शाह का 5 साल कार्यकाल रहा, जहांगीर शाह का केवल मात्र 1 ही साल कार्यकाल रहा, फ़ारुख का 6 ही साल कार्यकाल रहा और 1719 में बाद 2-2, 3-3 महीने के बाद 3 बादशाह बनते हैं। उसके बाद मोहम्मद शाह के काल में नादिर शाह का 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है और वो यहाँ से काफ़ी धन सोना चांदी लूट के ले जाता है, मयूर शासन भी ले जाता है। तो इसका भी प्रभाव मुगल साम्राज्य पर पड़ा जो आर्थिक रूप से बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला होता है, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे होता है ये। अहमद शाह और फिर आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर, इसके बाद की मृत्यु के बाद ही मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बताइए। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी था। औरंगजेब ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही साम्राज्य का विनाश कर दिया था, इस कथन की व्याख्या कीजिए। और मेरे साथ थर्ड क्वेश्चन है मुगलों के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों कुल मिलाकर हमने इस अध्याय में यानी इस लेक्चर में पढ़ा कि मुगलों के पतन के कारण कौन से थे, औरंगजेब इन कारणों के लिए कहाँ तक उत्तरदायी था, और इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार से मुगलों का पतन हुआ। आशा करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और बच्चों थैंक यू।